पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चेतावनी भरे संकेत जारी किए और ये संकेत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए थे। आज बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सीधे तौर पर जयराम ठाकुर के खिलाफ, उनकी बयानबाजी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया और उन्होंने कई बड़ी बातें कही। सबसे बड़ी बात विधानसभा स्पीकर ने कही कि भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायकों के खिलाफ उपयुक्त समय पर कार्रवाई होगी, यानी कि सही समय आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा के 70 के संचालन के दौरान इस मामले पर विचार किया जाएगा, यानी कि ये मामला विचाराधीन है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायकों के खिलाफ आसन तक आकर हुड़दंग मचाने, कागज फाड़ने के कई संगीन आरोप लगाए गए थे। और स्पीकर ने आज बड़े स्तर पर यह चेतावनी दी कि इन विधायकों के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज और कई साक्ष्य रिकॉर्ड में मौजूद है, बाकायदा इसके सबूत भी प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा के भीतर जो भी सदन की कार्रवाई होती है उसके बाकायदा एविडेंसेस होते हैं और उन्होंने ये कड़ी चेतावनी भाजपा को दी है कि सही समय आने पर इन 9 के 9 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बयान दे चुके हैं कि 9 विधायकों की सदस्यता जा सकती है, भाजपा के 9 विधायकों की भी छुट्टी हो सकती है, यानी कि अब सीधे सीधे तौर पर माने कि अब विधानसभा के भीतर विधायकों की सदस्यता भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 6 विधायक कांग्रेस के पहले हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, 9 विधायकों के खिलाफ कांग्रेस का पहले सीएम ने इस प्रकार की इंडिकेशन दी है। साफ तौर पर चेतावनी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि इनका कंडक्ट जिस प्रकार से सदन के भीतर था, इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई संभव है और इसके लिए सही समय का इंतजार किया जा रहा है। ये सही समय क्या होगा ये राजनीति के जानकार समझ सकते हैं, यानी कि अगर विधानसभा में जिन विधायकों की ये तमाम 9 विधायकों का मामला चल रहा, उनके लिए सही समय तब आएगा जब 6 विधायक जो कांग्रेस के जिनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अगर इन्हें अनसीट करने के लिए भाजपा अदालती लड़ाई लड़ेगी, कानूनी लड़ाई लड़ेगी, तो ये एक बड़ा संकेत है कि 6 यहाँ से जाएंगे तो 9 वहाँ से भी जाएंगे। बहरहाल क्या इस सरकार में अब उपचुनाव होते रहेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज जिस प्रकार के इंडिकेशन विधानसभा अध्यक्ष के मिले, उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ कंडेम्प्ट ऑफ हाउस का केस भी चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 6 कांग्रेस के बागी विधायकों पर लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया था, उस पर मोहर लगाई थी। स्पीकर के संवैधानिक शक्तियों पर हस्तक्षेप करने से भी कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया था। विधानसभा स्पीकर ने यह भी कहा कि सदन के भीतर हर विषय को पब्लिक डोमेन में लाना निंदनीय है, गलत है, बिल्कुल इसको सही नहीं कहा जा सकता। ऐसे में जयराम ठाकुर और विपक्षी विधायक अवमानना कर रहे हैं। अवमानना के केस के अलावा उन पर नियमों के तहत कार्रवाई भी संभव है। ये बड़ा इंडिकेशन है जो स्पीकर ने कहा कि नियमों के तहत उन 9 विधायकों पर कार्रवाई संभव है, यानी उन्हें भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्पीकर को मुख्यमंत्री की कठपुतली बताया था पिछले कल। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने सभी नियमों और व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष को अपनी भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह कहते हैं कि 6 विधायकों के सर कलम कर दिए गए हैं और 3 और नीचे फड़फड़ा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा था कि यह भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है, यह प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष की योग्यता के प्रदर्शन पर दाग है। अध्यक्ष निष्पक्ष होता है, इस पर स्पीकर ने आज जबरदस्त तरीके से पलटवार किया और इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई और जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि जयराम ठाकुर से सर्टिफिकेशन की उन्हें जरूरत नहीं है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि उन्होंने संविधान के तहत 6 विधायकों को निष्कासित किया है। इसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे भी कानून के
दायरे में ही स्वीकार किए गए हैं। इन फैसलों को कोर्ट भी सही ठहरा चुका है। उन्होंने कहा यदि नेता प्रतिपक्ष को इन फैसलों पर बात करनी है तो वह सदन के भीतर आए, सदन में चर्चा करें, इसका प्रावधान है। लेकिन इस तरह की बातें बाहर करना उचित नहीं है, पब्लिक डोमेन में ले जाना सही नहीं है। स्पीकर ने यह भी कहा कि पूरा प्रदेश जानता है कि कौन सही है कौन गलत है। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार निर्दलीय विधायक किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को इस्तीफा दिया था और 23 मार्च को भाजपा में शामिल हो गए थे। इस मामले में भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश ने भी अपने फैसले में कहा कि कोर्ट स्पीकर के संवैधानिक अधिकारों में दखल नहीं कर सकता। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कोर्ट ने स्पीकर के अधिकारों को सही करार दिया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष द्वारा उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं, बेबुनियादी हैं, अमर्यादित भाषा को इंगित करते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा ना हो कि दोबारा नियमों के तहत कार्रवाई करने पड़ जाए, मुझे मजबूरन इस और आगे बढ़ना पड़ जाए। यानी कि समझिए स्पीकर कह रहे हैं कि मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं 9 विधायकों को भी डिस्क्वालीफाई कर दूं नियमों की परिपाटी में। एक बड़ा इंडिकेशन है और ये माना जा सकता है कि 6 कांग्रेस के 9 भाजपा के, यानी कि सीधा इसे राजनीतिक परिवेक्ष्य से भी देखा जा सकता है। अगर 6 क्लीन बोल्ड वहां हुए तो 9 वहां भी पक्का हो जाएंगे और ये पूरा दौर उपचुनाव में भी जाएगा। बहरहाल कल दिल्ली में मोर्थ की महत्वपूर्ण मीटिंग होगी और इस बैठक के लिए पीडब्ल्यूडी अफसरों के साथ विक्रमादित्य दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्हें इस बैठक के लिए बाकायदा दिल्ली बुलाया गया है। प्रदेश की सड़क परियोजना और टनलों पर मंथन होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी विक्रमादित्य सिंह, हिमाचल प्रदेश के युवा लोक निर्माण मंत्री, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसमें 2 महत्वपूर्ण टनल परियोजनाओं का, भुब्बू जोत और होली उतराला टनल का मुद्दा भी विक्रमादित्य सिंह के एजेंडे में शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दूसरी बार मंत्री बनने पर, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री बनने पर बधाई भी दी जाएगी। दूसरी के अब तो वो तीसरी बार मंत्री बन गए हैं और साथ में भुब्बू जोत का मामला भी उठाया जाएगा, होली उतराला टनल का मामला भी उठाया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह दिल्ली के लिए कल सुबह रवाना होंगे। आज उन्होंने शिमला में भी अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा दावा किया कि मानसून में सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 206 नई जेसीबी मशीनें, 110 नए डोजर, 28 नए रोबो मशीन, इमरजेंसी में 17 बैली ब्रिज पहले से तैयार रखे गए हैं। किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए राज्य की सरकार पूरी तरह तैयार है। पीडब्ल्यूडी में 2700 करोड़ के जो नए टेंडर अवार्ड कर दिए गए थे उनमें ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सख्त आदेश पारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी ठेकेदार को अब ये पक्का तय कर दिया है, ईएनसी को ये डायरेक्शन दी गई है कि तमाम एक्शन को कह दीजिए, सीज को कह दीजिए, चीफ इंजीनियर को कह दीजिए, किसी भी ठेकेदार के पास एक समय में 2 काम नहीं होंगे। अगर यहाँ पर अगर दूसरा काम उसका पूरा नहीं होता है, माफ कीजिएगा, 2 से ज़्यादा काम नहीं होंगे। अगर तीसरा काम किसी को पहले की कंप्लीशन के बजाय अगर दिया जाता है, उन कॉन्ट्रैक्टर को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और साथ में अधिकारियों को चार्जशीट कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा जो कार्य डिले किए गए हैं ऐसे ठेकेदारों को भी ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। तीसरा टेंडर उनको मिलेगा जो 2 कार्य तय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरा करेंगे। वहीं शहरों में अस्पताल, स्कूल में भी कार्य अगर तय समय पर कोई ठेकेदार पूरा नहीं करता है तो उसे दूसरा टेंडर तब तक नहीं मिलेगा जब तक पहला पूरा नहीं हो जाता। हिमाचल प्रदेश के पटवारी कानूनगो के स्टेट कार्डर को लेकर मामला लगातार विधानसभा में चल रहा था। फाइल पूरी तरह से फुटबॉल बनी थी, लेकिन एसीएस रेवेन्यू ने अब बड़े स्तर पर यह फैसला लिया सरकार की अनुमति के बाद कि इन पटवारी कानूनगो का स्टेट कार्डर नहीं किया जाएगा। उन्होंने बाकायदा इसके लिए मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह बताया कि अगर पटवारी कानूनगो का स्टेट कार्डर किया जाता है तो इसके लिए शिमला में प्रदेश की राजधानी में बड़े स्तर पर एस्टेब्लिशमेंट के लिए सैकड़ों नए कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ेगी, उन्हें उसका जिम्मा देना पड़ेगा। इसके चलते अब पटवारियों की तबादला नीति में बदलाव करने और इनके आरएनपी रूल्स में बदलाव करने का फैसला लिया गया है। पहला फैसला ये कि पटवारियों के सदियों पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किया जाएगा और दूसरा इनकी नई तबादला नीति बनेगी, यानी कि इनकी तबादला नीति में बदलाव किया जाएगा। पटवारी जिनको एक जिला के
भीतर बदलने का प्रावधान है ट्रांसफर पॉलिसी में। अब नई पॉलिसी के तहत इन्हें प्रदेश भर में बदला जा सकता है, यानी पटवारियों को दूसरे जिलों में भी बदलने का प्रावधान किया जा रहा है और इसे लेकर बाकायदा प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में यह एजेंडा लाया जाएगा, यानी स्टेट कार्डर तो पटवारी कानून गो का नहीं बनेगा, लेकिन इनका तबादला प्रदेश के किसी भी हिस्से में भरमौर वाले को किन्नौर, किन्नौर वाले को स्पीति, स्पीति वाले को बिलासपुर, बिलासपुर वाले को चंबा और चंबा वाले को ऊना भेजने का प्रावधान कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट एजेंडे को, इस ड्राफ्ट प्रस्ताव के लिए बाकायदा मंत्रिमंडल की बैठक में यह एजेंडा मंजूरी के लिए लाया जाएगा। उधर देरा सब डिवीजन की बात की जाए तो देरा सब डिवीजन में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर का चुनाव प्रचार लगातार तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। कमलेश ठाकुर, जिनका मायका देरा सब डिवीजन में है, हालांकि उनकी जो अपनी मायके की पंचायत है वह नलसून में आती है, जिसमें 500 से ज़्यादा घर, करीब 1250 वोटर हैं। ये क्षेत्र देरा विधानसभा क्षेत्र से सटा हुआ है, हालांकि ये प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन चूंकि ये देरा सब डिवीजन में आता है, इसके चलते कांग्रेस ने देरा की बेटी का नारा देकर चुनावों की धार पकड़ी है। देरा विधानसभा सीट में 42,000 पुरुष तथा 42,491 महिला वोटर है, यानी कि कमलेश जहां से चुनाव लड़ रही है वहां की पुरुषों के मुकाबले 2,491 महिलाएं ज्यादा हैं। कुल मिलाकर यहां 84,491 वोटर हैं। सर्विस वोटरों को मिलाकर देरा सीट पर 86,314 कुल वोटर हैं। देरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर, भाजपा के होशियार सिंह और निर्दलीय संजय शर्मा के भाग्य का यह फैसला करेंगे वोटर। उधर नालागढ़ की बात की जाए तो नालागढ़ में कांग्रेस ने नेताओं की पूरी फौज उतार दी है, बड़े स्तर पर नेताओं की ड्यूटी लगाई है। इसमें मंत्रियों में हर्षवर्धन चौहान, सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, अजय सोलंकी, बकेर सिंह खाची को, बघेरी, खिलियां, घोलूबाई करसोली, गुलूबाला, बैरच, मस्तपुर, मुरना जोगी, जगतारपुर, कश्मीरपुर, रिया, पिंजौरा, बगलियार व नवर गांव में चुनावी कोऑर्डिनेटर का दायित्व सौंपा है। मंत्री रोहित सिंह ठाकुर, कर्नेश जंग, कौल सिंह ठाकुर को भागपुर, रेडू, उपरला, गोली जमाला, दभोटा, भाटियां, डांग, डाग, बिचली व प्लासी कला में चुनावी समन्वय का जिम्मा सौंपा है। सीपीएस राम कुमार चौधरी, गंगूराम मुसाफिर, विनोद सुल्तानपुरी व नशीर रावत को मंझोली, प्लासी कलां, साउथ क्षेत्र, गंगूबाल, राजपुरा, दरियाली, किरपालपुर, खेड़ा, बरिया व बवासनी का दायित्व सौंपा है। कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल व सुरेंद्र चौहान व हरीश जनार्था को नालागढ़ नगर परिषद वार्ड 1 से 9 तक की जिम्मेवारी सौंपी है। युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह तथा संजय अवस्थी, अदर सूद, शिव कुमार, रामशहर बेड़ी, धर्मान, छगोड़, मितियां, पोली व खल्ला के कोयडी का दायित्व सौंपा है। वहीं विक्रमादित्य सिंह व संजय अवस्थी मोहनलाल ब्राक्टा व कुलदीप सिंह राठौर को नंड, जागनी, लूस, जुखरी, कुंडलू, सरूर व रतवाड़ी का जिम्मा सौंपा। भारी फौज कांग्रेस ने तीनों उपचुनावों के लिए लगा दी है। लेकिन नामांकन प्रक्रिया की बात करें तो अब इस चुनावी रण में 3 विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी रण में कुल 13 उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी रण में रह गए हैं, क्योंकि उपचुनावों के नामांकन वापसी की आज अंतिम तिथि थी और विड्रॉल के बाद अब कुल 13 रण बांकुरे, 13 यूं कह सकते हैं कि 13 योद्धा चुनावी रण में रह गए हैं। देरा में हालांकि किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। ये बड़ा है कि देरा के रण में घमासान जबरदस्त होगा। 5 प्रत्याशी वहां पर चुनावी रण में है। हमीरपुर से निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार ने नामांकन वापस ले लिया, वहां कुल 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जबकि नालागढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी गुरनाम सिंह ने भी अपना पर्चा वापस ले लिया, वहां पर भी 5 योद्धा चुनावी रण में है। कांगड़ा जिला के देरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर कांग्रेस से, होशियार सिंह भारतीय जनता पार्टी से और निर्दलीय सुलेखा देवी, अरुण अंकेश सलियाल और एडवोकेट संजय शर्मा चुनावी रण में है। यानी कि देरा के चुनावी रण में 5 योद्धा इस समय अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जबकि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के आशीष शर्मा, कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, निर्दलीय प्रत्याशी नंदलाल शर्मा मैदान में है। वहीं नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से हरदीप सिंह बाबा कांग्रेस के, केएल ठाकुर भाजपा के, किशोरी लाल शर्मा तथा निर्दलीय प्रत्याशी हरप्रीत सिंह व विजय सिंह चुनावी मैदान में रह गए हैं।
हिमाचल प्रदेश में स्कॉलरशिप मामले पर फिर हिमाचल प्रदेश में आंच आने लगी है। निजी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के कई छात्रवृत्ति आवेदनों पर फर्जी होने का संशय खड़ा हो गया। इस वजह से अब वजीफा आवेदनों को केंद्रीय दल जांचने के लिए हिमाचल प्रदेश आ रहा है। इसी हफ्ते हिमाचल में दिल्ली से टीम आ रही है। छात्रवृत्ति के हजारों छात्रों के आवेदन पर भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। आपको बता दें कि केंद्र से छात्रवृत्ति के लिए करोड़ों की ग्रांट मिलती है। एससी एसटी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से केंद्र करोड़ों का बजट हर साल हिमाचल प्रदेश को दे रही है। प्रदेश में 350 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला पहले हो चुका है। अब दूसरी बार ऐसा ना हो, इसकी आशंका के चलते जांच के लिए केंद्रीय दल यहाँ पर आ रहा है और शिक्षा विभाग की स्कॉलरशिप ब्रांच का रिकॉर्ड भी यहाँ पर खंगाला जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। हिमाचल की महिलाओं को 1500 रुपये देने का सरकार अलग से खाका तैयार कर रही है, यानी कि इसकी एसओपी तैयार कर रही है। पात्रता के अलावा हर महीने स्कूटनी का भी इसमें प्रावधान होगा। नौकरी मिलते ही महिलाओं का नाम इसमें काट दिया जाएगा। शादी होने के बाद भी महिला का नाम काट कर बदला जाएगा। एसओपी में शादी, मृत्यु, नौकरी 3 बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। 1500 के आवेदन को निरीक्षण अधिकारी अलग होंगे। तहसील लेवल पर 1500 के लिए तहसील वेलफेयर कमेटी भी कंस्टिट्यूट की जाएगी। तहसील अधिकारियों के सुझाव पर विभागीय स्तर पर प्रोसेस शुरू किया जाएगा। जल्द मुख्यमंत्री की अप्रूवल मिलने के बाद ये एसओपी फाइनल कर जारी कर दी जाएगी। अभी लगभग 46,000 महिलाओं को 1500 रुपए दिए गए हैं, जबकि लाखों महिलाओं ने इसके लिए आवेदन कर दिया है। आज बोलेरो कैंपर खाई में गिरने की सूचना मिली। शिमला जिला के झाखड़ी में बीती शाम एक बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। बोलेरो कैंपर नंबर HP 25A1850 में कुल 4 लोग कोटली से मोलगी की तरफ जा रहे थे। बोलेरो में रेत भी भरी हुई थी और उसमें चालक समेत 4 लोग सवार थे। गानवी के पास वाहन चढ़ाई में फंस गया। इसके बाद बगड़ू राम नाम के व्यक्ति वाहन से उतरकर पत्थर डाल रहा था। इसी दौरान चढ़ाई के कारण वाहन पीछे की ओर फिसल गया और करीब 90 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में 48 वर्षीय रामलाल की मौत हो गई। वहीं मृतक रामलाल की 42 वर्षीय पत्नी राधा देवी और 34 साल के चालक अर्जुन घायल हो गए। चारों व्यक्ति मोलगी के रहने वाले थे। घायलों को उपचार रामपुर के खनेरी अस्पताल में चल रहा है। उधर मंडी जिला के सुंदरनगर के भलाना में भी एक सड़क हादसा हुआ। BSNL थाना के तहत निहारी पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले भलाना गांव में आज सुबह पिकअप जीप अनियंत्रित होकर गहरी ढांक में जा गिरी। इस हादसे में जीप में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। शिमला स्थित IGMC अस्पताल में ये उपचाराधीन है। आज सुबह शिकारी देवी माता मंदिर से वापिस अपने घर सोजा बैली लौट रहे थे 34 साल के नंतराम और 36 साल की हेमराज। जब भलाना के निकट पहुंचे तो मोड़ काटते समय उनकी जीप नियंत्रण खो बैठी और 200 फीट नीचे गहरी ढांक में जा गिरी। इस हादसे में नंतराम निवासी गांव सोजा तहसील नीरी जिला मंडी की मौके पर दुखद मृत्यु हो गई, जबकि हेमराज गांव सोजा गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे का पता चलते स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को ढांक से बाहर निकाला। इस दौरान उन्होंने पाया कि नंतराम की ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी थी और हेमराज गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों ने गंभीर हेमराज को उपचार के लिए शिमला जिला के सुन्नी स्थित नागरिक अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें तुरंत प्रभाव से शिमला के IGMC में रेफर कर दिया गया। क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो ICC T20 विश्व कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मैच में जीत हासिल कर इंग्लैंड को पिछले वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेना चाहेगी। 2 साल पहले 2022 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को हराया था। हालांकि कल खेलने जाने वाले मैच पर बारिश का साया है। भारत इंग्लैंड के बीच वेस्टइंडीज के गुआना में कल शाम 8 बजे मुकाबला खेला जाना है, लेकिन गुआना में आज भी जबरदस्त भारी बारिश हुई और कल शाम 8 बजे जब ये गुआना में मुकाबला शुरू होगा उस समय भी फोरकास्ट या प्रेडिक्शन मोर देन 70% यानी 70% से ज़्यादा चांस भारी बारिश के हैं। ऐसे में इस मुकाबले पर बारिश का साया बना हुआ है। भारत के लिए हालांकि अच्छा इंडिकेशन ये है कि अगर ये महामुकाबला रद्द होता
होता बारिश के चलते, तो भारत सीधा फाइनल मैच में प्रवेश करेगा, सीधा फाइनल खेलेगा, क्योंकि मैच के लिए, सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा है और अपने ग्रुप में सबसे ऊपर टॉप पर होने के कारण भारत को ये एडवांटेज मिलेगी। हालांकि इस विकेट की बात की जाए तो विकेट स्पिनर्स के लिए जबरदस्त फायदा लेकर आने वाला है। अलबत्ता दोनों टीमों के बीच होने वाले इस महा मुकाबले को लेकर सभी फैंस की नजरें गयाना की पिच पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अभी तक इस टूर्नामेंट में जितने भी मैच खेले गए हैं उसमें पिच की भूमिका काफ़ी अहम रही है। भारत और इंग्लैंड की टीम के इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें भारतीय टीम ने जहां अपने सभी मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया है, वहीं इंग्लैंड ने 2 मैच जरूर हारे हैं। उन्हें 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्हें अपने ग्रुप स्टेज ए में ऑस्ट्रेलिया की टीम से हार मिली थी, दूसरी हार उनको सुपर 8 में साउथ अफ्रीका से मिली थी। इसके बावजूद डिफेंडिंग चैंपियन को भारतीय टीम बिल्कुल हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी। गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले जाने वाले इस अहम मुकाबले की पिच को लेकर बात की जाए तो यहां पर अब तक स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती रही है जबरदस्त। ये स्पिन को टर्मिनेटर के लिए फायदेमंद विकेट रहा है। ऐसे में भारतीय टीम के पास मौजूदा कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल की स्पिनर की तिकड़ी है, सारा दारोमदार इस तिकड़ी पर रहेगा, जबकि यादविंदर चहल भी एक बड़ा विकल्प बाहर बैठे हुए हैं। वहीं इंग्लैंड के पास 2 बेहतरीन स्पिन गेंदबाज मौजूद हैं, जिसमें एक आदिल रशीद और दूसरे मोइन अली हैं। प्रोविडेंस स्टेडियम में अब तक T20 फॉर्मेट के 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 16 बार जहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम मुकाबला अपने नाम किया, यानी 16 बार टीम टॉस जीतने वाली और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मैच जीता है। 14 बार टारगेट का पीछा करने वाली टीम ने भी जीत में कामयाबी हासिल की है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 127 रनों के करीब देखने को मिला है, जबकि दूसरी पारी में औसतन स्कोर 95 है, यानी कि पहले बैटिंग करते हुए एवरेज स्कोर 125 है, जबकि दूसरी पारी में 95 है। भारतीय टीम के गयाना प्रोविंस स्टेडियम में अब तक कुल 3 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने सभी वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ खेले हैं। इसमें टीम इंडिया ने 2 मैचों में जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल हुई, तो वहीं एक मुकाबले में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा, वही में नहीं जीत पाई है। लेकिन बड़ी बात, जिस प्रकार का फोरकास्ट है, जिस प्रकार की बारिश की संभावना, कल 70% से ज़्यादा बारिश की संभावना है और वहां पर आज भी भारी बारिश हुई है, इनकी विकेट पूरी तरह से गिला है। अगर वहां पर कल ये मुकाबला रद्द होता तो भारत सीधा फाइनल में खेलेगा और फाइनल में अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका से जीतने वाली टीम के साथ सीधा भारत फाइनल में खेल सकता है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात की जाए तो 3 दिन हिमाचल प्रदेश में संभल कर रही है, क्योंकि 28 से 30 तक हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और लंबे समय के बाद, यानी कि करीब 6 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट जरूर बीच में आया, लेकिन ये लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट 29 से 30 दिन का जारी किया गया है। 8 जिलों में इस दौरान आंधी भारी से भारी बारिश होगी। हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और बिलासपुर में भारी नुकसान भी हो सकता है। इस बीच 28 को मानसून की प्रवेश की यानी एंट्री भी हिमाचल प्रदेश में हो सकती है, लेकिन इसी बीच एडवाइजरी सावधानी बरतने की जारी कर दी गई है, यानी कि भारी बारिश के दौरान हिमाचल प्रदेश के नदी नालों का जल स्तर जबरदस्त तरीके से बढ़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, भारी बारिश के चलते नुकसान हो सकता है। नदी नालों से दूर रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। आज और कल हिमाचल प्रदेश के मध्यम इलाकों में यानी कि यहाँ पर हल्की बारिश जरूर हो सकती है, लेकिन 28 से भारी बारिश का अनुमान है और 28 की संभावना के चलते ये एडवाइजरी मौसम विज्ञान केंद्र और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से की है कि आप नदी नालों की तरफ ना जाएं, पहाड़ों का रुख ना करें, जहां लैंडस्लाइड की ज़्यादा संभावना वहां का रुख ना करें, क्योंकि भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड आपदा के चलते वहां पर बाढ़ भी आ सकती है और भारी से भारी नुकसान भी हो सकता है। बहरहाल